पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली वाले सरकारी आवास पर पहुंची चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम। कैश बांटे जाने की शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंची है टीम। जहरीली यमुना वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस। दावे को साबित करने के लिए पूछे 5 सवाल। कल सुबह 11 बजे तक जवाब देना है। हरियाणा से जहरीले पानी के केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का बड़ा पर्दाफाश। जेपी नड्डा ने आरोपों को बताया आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामी, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यमुना के पानी पीने पर केजरीवाल ने सवाल उठा दिए। गृहमंत्री अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। दिल्ली की रोहिणी में चुनावी रैली में कहा यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर बहाने बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी ने भी यमुना के प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। यमुना किनारे पहुंचकर पूछा केजरीवाल कब डुबकी लगाने आ रहे हैं। महाकुंभ में बुधवार के हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन। नो व्हीकल जोन बनाने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बना बड़ा प्लान। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। हरप्रीत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को मात दे दी। वक्फ संशोधन बिल पर तैयार ड्राफ्ट रिपोर्ट को इसी सत्र में किया जाएगा पेश। चेयरमैन जगदंबिका पाल ने लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया रिपोर्ट। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सभी दलों की बैठक। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी बजट। देश में तेजी से हो रहा है इंडिया एआई मिशन का काम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक एक्सपर्ट लोगों से चर्चा के लिए शुरू हुआ कॉल पर प्रपोजल। अपना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है। मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। यह है कि जितने भी लोग हैं, जितने विरोधी हैं, सब पूरा महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। पहने कौन आ रहा है, वो सच्ची में वो विद्यार्थी है क्या? फिर कॉपी के भी बहुत असंख्य विषय बढ़ सकते हैं। बहुत ही चीप 3rd क्लास स्टेटमेंट है जो और एक बड़ी खबर है, तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं यमुना वाले विवाद में नाव लेकर। अच्छा, तस्वीरें आ गई हैं साहब। नाव लेकर पहुंच गए राहुल गांधी। नाव में बैठकर यमुना के पानी पर स्थानीय लोगों और एक्टिविस्ट से चर्चा भी की है। राहुल गांधी ने कहा कि डुबकी लगाए ना केजरीवाल जी। डुबकी कब लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने यमुना में डुबकी लेने की बात कही थी, लेकिन 2025 आ गया, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने अभी तक डुबकी नहीं लगाई है। सुना सकते हैं राहुल गांधी यमुना में नाव के ऊपर। सुनाइए साहब एक बार। केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी। ये फोम किस चीज का है, क्या है? ये फॉस्फेट होता है और फक्टेंट्स होता है जो हमारे डिटर्जेंट्स में होता है। ये हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है उससे निकलता है, जो इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स है उससे निकलता है। यहाँ पे सारा पानी रोका हुआ है जितना एफुलेंट। बेसिकली लेक है ये, लीनियर पॉन्ड। लीनियर पॉन्ड कहते हैं, राइट। रिवर इज नो काइंड ऑफ गिविंग अस एवरीथिंग, वाटर, नो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, नो लाइक यू वर सेइंग, नो गंगा हमारे अंदर है। आपने कहा था शायद अभी स्पेशली यमुना इज इनसाइड अस, नो। मैं छत पे टैंक को देखता हूँ, पानी कहाँ से है, वेदर इट्स ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर। यमुना ने ही तो रिचार्ज किया, बिल्कुल राइट। देन जो मैं प्लास्टर देखता हूँ अपने घर का, सैंड वी गॉट फ्रॉम द यमुना, राइट। एंड देन जो खाना हम खा रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन यमुना के पानी का ही है उसमें ना। मतलब आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। रिवर की सिचुएशन खराब होने में 40-50 साल लगे हैं, तो हमको एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए कि धीरे धीरे। तो यमुना में डुबकी कब लगा रहे अरविंद केजरीवाल? उधर ईसी के सवाल से खड़ा हो गया बड़ा बवाल। बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm में अमोनिया कम होना चालू हो, आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे। दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है। इन जहरीली बानी बोलने वालों को करारा जवाब 5 तारीख को देना। जब चाहें नायब सैनी मुझे बता दें, मैं अपना चुनाव छोड़ के
नायब सैनी साहब के साथ चलूँगा। ड्रेन नंबर 6 उन्हें पता है और जहाँ वो यमुना में मिल रही है वहीं पे चलूँगा। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है क्योंकि उसे पता है पानी के मुद्दे पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल चुनाव हारने जा रहा है। पानी के नाम पर शराब की नदियां बहाने का काम किया आप लोगों ने। ये राष्ट्रद्रोह से कम बात नहीं है, इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा कोई पानी सप्लाई नहीं किया गया। आप तो बोले थे जमुना साफ नहीं होने से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अभी क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? इतनी बेशर्मी की बात है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा साइड की यमुना पहुंचे, वहां उन्होंने पानी पीने का ढोंग किया और उस पानी को वापस यमुना जी में थूक दिया। हम यही बता रहे हैं कि वो पानी जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है उसमें जहर है। आपने एक सरकार को नरसंहार करने के लिए उस पर सवाल खड़ा किया। ये क्रिमिनल है, किसी भी हद में इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साहब सीधा सा सवाल है, ये जो जहर वाला आरोप लगा दिया ना यमुना में, अरविंद केजरीवाल जी क्या बुरा फंस गए हैं? क्योंकि अब तो सबूत देने पड़ेंगे। अब हिट एंड रन नहीं चलेगा, सबूत दो। कहां, कब, किसने मिलाया, किसने पकड़ा, कैसे पानी रोका, कौन सा इंजीनियर था, किस तारीख पर, सब बताओ। अब मतलब क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को, क्या यह मुद्दा बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल मतलब यमुना में जहर की बात कहकर बीजेपी को फंसाने की कोशिश में कहीं खुद तो नहीं फंस जाएंगे? क्योंकि अभी जो जानकारी है, कल सुबह 11 बजे तक की डेडलाइन है साहब, कल सुबह 11 बजे तक की डेडलाइन है। बताना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे। ईसी ने डेडलाइन दे दी है क्योंकि यमुना में जहर मिलाने के आरोप पर चुनाव आयोग के नोटिस का केजरीवाल की ओर से जो जवाब भी दिया गया ना, उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग ने सवालों का सीधा, सटीक और साफ जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल को कल 31 तारीख, 30 जनवरी है, 31 तारीख सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया है। फिर क्या करेगा चुनाव आयोग हमें नहीं पता, लेकिन चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से जो 5 सवाल पूछे हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। वो जो सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि कौन सा जहर मिलाया, हरियाणा सरकार ने यमुना में कौन सा जहर मिलाया ये बता दीजिए, उसकी मात्रा कितनी है, और यमुना में जहर की पहचान का उनके पास सबूत है कोई? मतलब जो उसको डिटेक्ट किया गया उसकी मात्रा कितनी थी, उसको कैसे पकड़ा गया, कोई इसका सबूत? तीसरा, बताएं अरविंद केजरीवाल जी कि यमुना में जहर कहां पकड़ा गया, कौन सी जगह, क्या स्पॉट, क्या लोकेशन? चौथा, केजरीवाल जी बताएं कि किस इंजीनियर ने यमुना में जहर को डिटेक्ट किया, पाया, अगर पाया तो कहां पाया? पांचवा, केजरीवाल जी बताएं कि उन्होंने उस जहरीले पानी को दिल्ली आने से रोकने के लिए किस मेथडोलॉजी, जो टर्म यूज की गई है, किस मेथडोलॉजी का, किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ? लेकिन इन सवालों के जवाब आज अरविंद केजरीवाल ने उल्टा चुनाव आयोग को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। क्या कहा उन्होंने? अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सारा कबाड़ा कर दिया है। ये मेरे शब्द नहीं है साहब, आपको लग रहा हो मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूं, नहीं, कोट अनकोट मैं बयान सुनाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कबाड़ा कर दिया है, कबाड़ा कर दिया सीईसी ने, राजीव कुमार ने, और चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है। चुनाव आयोग पर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कहा कि हिट एंड रन अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। तो पहले बिना सबूत दूसरों पर सवाल उठाते हैं और बात बात में संविधान की दुहाई देने वाले खुद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। सुना दीजिए एक बार। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है।
अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं साहब। ऋतुराज जी हैं मेरे साथ आज आम आदमी पार्टी से। ऋतुराज भाई बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं प्रदीप आपसे ही शुरू कर रहा हूं, भरोसा नहीं है, सीईसी ने कबाड़ा करके रख दिया है, चुनाव आयोग आप लोगों के इशारे पर काम कर रहा है, कोई भरोसा ही नहीं है साहब। क्या ये 5 सवाल पूछ लिए आप लोगों ने? और एक और चुनौती आज दी है, ये पानी पीकर दिखा दिए मोदी जी, अमित शाह जी, ये चुनौती दी आज अरविंद केजरीवाल ने। ये जो यमुना का पानी है 7 ppm वाला, एक बार पीकर दिखा दे। अमन जी, मैंने इनके झूठ को एक्सपोज करने के लिए मेरे पास 2 बॉटल हैं। ये अगर आपका कैमरा पर्सन देखेगा, ये दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल पानी दिल्ली की जनता को पिला रहे हैं, ये यमुना मैया का पानी दिल्ली की जनता को जो पिला रहे अरविंद केजरीवाल जी, ये सामने है। अगर आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है दिल्ली यमुना वाटर। अब मैं आपको बताऊंगा जो हरियाणा के अंदर पानी है, ये है हरियाणा यमुना वाटर, और मैं आपके शो पे वापस से पीना चाहूंगा ये पूरा का पूरा पानी। मैं ये दिल्ली वाला जो अरविंद केजरीवाल असली जहरीला पानी पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए गंदा पानी दिल्ली की जनता को पिलाने का प्रयास कर, ये मैं नहीं पी सकता। मैं ये हरियाणा में जो यमुना का पानी है जो मैं लेके आया हूं, मैं आपको ये अगर आप देखे ये पी के दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे, ये वापस से कहूंगा, ये हरियाणा का यमुना का पानी है और ये दिल्ली का यमुना का पानी है। आप कलर में डिफरेंस देख सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का झूठ एक्सपोज करेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब मैं हरियाणा का जो प्लेन क्लियर वाटर है ये मैं पीने वाला हूं, आप ध्यान दीजिएगा। तबीयत मत खराब करिएगा चुनावी स्टंट के चक्कर में। ये अरविंद केजरीवाल का झूठ वाला पानी है जो उन्होंने दिल्ली की जनता को फैला रहे हैं। ये असली, क्योंकि यमुना गंदी है, इन्हें 10 साल तक यमुना मैया साफ नहीं करी। नहीं, मैं आपको साथ में प्रूफ भी करूंगा ना, मेरे पास डेटा भी है। ये कौन सा वाला पी रहे हैं? ये रहा हरियाणा का पानी जो मैं पी रहा हूं, हरियाणा में जो यमुना मैया का पानी है। अच्छा, ये हरियाणा वाला है। पूरा पानी पिया गया जी। अगर आप दिखाएंगे अपने कैमरा पर्सन को, ये कहां से भर के लाए हैं? कि ये हरियाणा वाला है। कौन से बॉर्डर पर गए थे? नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। ऋतुराज झा एक पूर्वांचली भाई है, अगर वो पी सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ये पानी दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं दूसरा जी, ये देखिए आप, ये रहा दिल्ली में जो कलर में आप डिफरेंस देखिए। ये मैंने यमुना वाला जो हरियाणा का पूरा पानी पी लिया, आपके शो पे लाइव इनका झूठ या एक्सपोज हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यमुना में जो पानी दिल्ली में आता है, ये ऋतुराज झा की पार्टी आम आदमी पार्टी देती है दिल्ली की जनता को। मैं डेटा से प्रूफ करूंगा। ये देखिए इनका एक और झूठ। अच्छा, एक मिनट पानी पे रहते हैं, एक मिनट प्रदीप, ऋतुराज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। कंट्रोल कमेटी का है, थोड़ा सा ऑडियो डिले है। एक मिनट प्रदीप भाई, एक मिनट। 2 mg पर लीटर है अमोनिया का लेवल। एक मिनट प्रदीप भाई, वो पानी पर कुछ पूछ रहे हैं, बॉटल दिखा दीजिए। और ऋतुराज कुछ पूछ रहे हैं। 10 सेकंड एक मिनट आ रहा हूं प्रदीप भाई, एक मिनट। आपने पानी पिया साहब, मजाक थोड़ी ना है। वो जो आपने पानी पिया है वो कहां से भरा है? आपने कहां से भरा है? जगह का नाम बताओ। फंस गए। देखिए पल्ला के पास में जाइए, आगे जाइए, यमुना का पानी पीजिए। पर आप क्या है, सत्ता के लोभ में इतना ज्यादा आप चुके हैं, आप सत्ता के गलियारों में ही घूमते हैं और सिर्फ भ्रष्टाचारी शीशमहल में घूमते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता। अब मैं जरा एक और डेटा पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहता हूं अमन जी, क्योंकि ये सिर्फ एकदम झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। आज ही मैं झुग्गी बस्ती से आया था, जहाँ येलो पानी आ रहा है, वहां का मिल ये आप देख सकते हैं, ठीक इस कलर का पानी आ रहा है। अब देखिए इनका झूठ मैं 10 सेकंड में डेटा से एक्सपोज करूंगा। ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, ये कह रही है कि भाई हरियाणा की एंट्री के पहले पल्ला पे 2 mg पर लीटर है अमोनिया का लेवल। ये देखिए आप, जैसे ही दिल्ली के अंदर एंटर होता है 7 mg पर लीटर होता है। फिर ISBT ब्रिज पे 47 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ITO के ब्रिज पे 30 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ओखला जहां से अमतुल्ला खान कैंडिडेट हैं,
जहां से जो राइट हैंड अरविंद केजरीवाल के वहां 44 mg पर लीटर होता है, और जब तक दिल्ली छोड़ता है वो 85 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मतलब असली तेल और असली गंदगी तो अरविंद केजरीवाल मिला रहे हैं। ये तो डेटा भी प्रूव कर रहा है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का डेटा है। प्रदीप भाई, दिल्ली में एंटर होता है ऋतुराज जी एक मिनट, प्रदीप ठीक है प्रदीप भाई, होता है 85 मिलीग्राम पर लीटर समझ गए, अमोनिया का लेवल होता है, समझ गए 83 मिलीग्राम पर लीटर अमोनिया अरविंद केजरीवाल मिला रहे हैं। मैं तो जा ही नहीं रहा हूं उस तरफ ऋतुराज जी, मेरा आपसे सवाल है, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं क्योंकि गंदगी एक मिनट आराम से भाई, पूर्वांचल के भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब हो। ठीक है, बस हो गया सर, ब्रेक लगाइए, मत करिए, जहरीले दिमाग को हटाइए, चलिए ठीक है, स्वच्छ मन से माफी मांगिए दिल्ली और हरियाणा की जनता से। चलिए, मैं ऋतुराज भाई, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं, 6.5 ppm 7 ppm, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं बस उस तरफ जाऊंगा जो चुनाव आयोग की चिट्ठी है कि मास मर्डर जेनोसाइड की नियत से जहर मिलाने के दावे पर आप लोग चुप हैं। एक्ट ऑफ वॉर से जो आपने तुलना करी, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, हिरोशिमा नागासाकी, उस पर आप लोग चुप हैं। नो फैक्चुअल एंड लीगल मैट्रिक्स विद एविडेंस हैज बीन प्रोवाइडेड, कोट अनकोट सर ईसी। तो ये जहर मिलाया, मास मर्डर की नियत, इसको लेकर कोई प्रूफ जो मांगे आज ईसी ने, कब हुआ, किसने किया, कहां पर हुआ, कौन सा इंजीनियर था, क्या टेक्निक, अगर आप इन सवालों का जवाब अगर आप दे पाए ऋतुराज जी। अमन जी मुझे बस 1 मिनट का समय जी आप लीजिए प्लीज, 1.5 मिनट आपका है। देखिए अमन जी, दिल्ली में 3 नदियों का पानी आता है, गंगा का, यमुना का और सतलुज का। सतलुज का पानी जो है सो नहर के थ्रू आता है, जिसको बोलते हैं, ये जो है सो हमारा प्लांट है, उससे वजीराबाद प्लांट में आकर के, वजीराबाद प्लांट जो है WTP, वो दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली की जनता की 2 करोड़ लोगों की अगर सेहत की चिंता कर रहे हैं, उसको अच्छा पानी मिले उसकी चिंता कर रहे हैं, और एकदम से 7 ppm का पानी अमोनिया वाला आना शुरू हो गया। आप सोचिए कि पानी को ट्रीट करने का भी एक स्टैंडर्ड लेवल है, उससे ऊपर पानी को ट्रीट नहीं किया जा सकता। और 7 ppm का पानी को क्लोरीन के साथ अगर मिला देंगे तो एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वो 7 ppm वाले अमोनिया के पानी को आप जहर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और ये तो साबित इनके खुद के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दिया। उन्होंने पानी को पीने का वैसा ही ड्रामा किया जैसा प्रदीप भंडारी ने किया। इसलिए मैंने पूछा कहां से भरे हो, और सोचो एक चुल्लू पानी पीने की कोशिश करी और उस पानी को वहीं पर उल्टी कर दिया। एक मिनट सोचो, कैमरे पर पकड़े गए। भंडारी जी सुन लो, 1 मिनट सुन लो, आप बड़े क्रांतिकारी के बाद मैं सवाल लूंगा, प्रवक्ता है, 1 मिनट मेरी भी सुन लो। कहां डिटेक्ट हुआ, किसने डिटेक्ट किया, क्या डेट थी, क्या टेक्नोलॉजी थी, 4 सवाल हैं। सुनो, क्या डेट थी, कौन से इंजीनियर थे? अरे सुनो जी ऋतुराज, इलेक्शन कमीशन जो इतना क्रांतिकारी सवाल पूछ रहा है, आप सोचिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है दिल्ली के अंदर में, प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की व्यवस्था, सारा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास है। आज दिल्ली के अंदर में सोचिए कि अगर वो पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। ऋतुराज जी मैं आज आपकी तरफ होकर सवाल पूछता हूं आज। मैं ऋतुराज जी 1 मिनट रुकिए, एक मैं आपकी तरफ, एक मिनट ऋतुराज भाई, एक उसी मैं इनका मुंह बंद कर दीजिए आज, ये बीजेपी वालों का मुंह बंद कर दीजिए ऋतुराज जी, रहस्य उद्घाटन कर दीजिए, कब, कहां, किसने, कैसे, कौन सी टेक्निक। सुनो, ये इलेक्शन कमीशन ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब केजरीवाल जी ने दिया है। और एक सेकंड सुनो, उन्होंने सवाल वही पूछा है। अरे सुन तो लो, मेरी बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हो। नायब सिंह सैनी ने जो सवाल पूछा वही सवाल इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है। इतना क्रांतिकारी हो गया इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन को यह नहीं दिख रहा कि परवेश वर्मा सरेआम पैसा बांट रहा है, जूता बांट रहा है, कंबल बांट रहा है, चादर बांट रहा है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्टर की धज्जियां उड़ा रहा है, जनतंत्र की हत्या कर रहा है। और एक आदमी ने एक सवाल नहीं पूछा, ये झूठी पार्टी है, ये सब झूठ बोलते हैं। चलिए, आप तो झूठे नहीं है ना, आप तो झूठे नहीं है ना ऋतुराज जी। सवाल सुनिए ना सर, आपने 3 मिनट बोला है, सवाल सुन लीजिए ऋतुराज जी आराम से। ये झूठी पार्टी है, जो भी दावा करते हैं झूठे हैं। चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं, आप तो नहीं है ना सर, आप तो कट्टर ईमानदार हैं। कब हुआ, कौन से इंजीनियर ने किया, क्या तारीख थी और किस तरह से हुआ? इनका मुंह बंद कर दीजिए, रहस्य उद्घाटन देश सुन रहा है आपको, इनका मुंह बंद कर दीजिए। क्या डेट थी, कहां पर हुआ, कौन से इंजीनियर ने किया और क्या टेक्नोलॉजी थी?
जी आप एक चीज बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एक एक डेटा एक एक दिन का बताया ना। नहीं एक सर, सेकंड सुनो, नहीं। पूरी बात, आप पूरी नहीं बात बता तो रहे ना सुनो। सर। आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। उसी जब मैं डेटा बोल रहा को हूं कि उसी एक-एक डेटा को डेटा फैक्चुअली पूछा। इनकरेक्ट कहा है इसी अरे फैक्चुअली इनकरेक्ट कहा है, फैक्चुअली इनकरेक्ट जिस बात की आप कह रहे हो उसी चिट्ठी में लिखा हुआ है। दलगोड़ के इंजीनियर्स ने खुद ही कहा है कि 700 अच्छा तारीख तो बता दीजिए कब पकड़ा, डेट कब डेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट, ऋतुराज जी तारीख, जगह सब बताया। नहीं अब आप बताया सोचिए तारीख, कौन से इंजीनियर ने किया, क्या टेक्निक थी। 7 ppm सुन तो लो, 7 ppm अमोनिया वाला पानी में अगर क्लोरीन मिक्स कर देंगे तो भेजा है ना, पी करके दिखाओ। प्रदीप भंडारी तो यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। हमने तो क्या बोलते हैं, अमित शाह जी को भी भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष को भी भेजा है। ऋतुराज भाई कुछ दावे इस तरह के होते हैं जिस पर भरोसा करना इसलिए मुश्किल होता है कि यही पानी मोदी जी भी पी रहे हैं, यही पानी अमित शाह भी पी रहे हैं, ये बीजेपी वाले अपने नेताओं को मरवाने का प्लान करेंगे क्या? क्या बातें करते हैं आप सर? नहीं 7 ppm वाले पानी को जहरीला पानी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रोका कैसे, क्या टेक्निक है, कहां पर रोका, कौन सा इंजीनियर था बताइए ना। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली का। तो आपने वजीराबाद प्लांट पर कौन सा इंजीनियर था, क्या डेट थी? मैं आपसे कह तो रहा हूं ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब प्रदीप बोलेंगे। ठीक है सर, एक सेकंड अमन जी कंप्लीट कर लीजिए ऋतुराज जी, फिर उसके बाद क्योंकि प्रदीप आपके बीच में नहीं बोले एक शब्द। ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे में वो अमोनिया का लेवल 3 हो गया? अच्छा क्या हो गया, मतलब बताइए साहब, दाल में काला था, बताइए प्रदीप भाई, प्रदीप भंडारी। चलिए ठीक है, अमोनिया का लेवल 3 कैसे हो गया? प्रदीप भंडारी, ये तो मास मर्डर का आप लोगों का, दिल्ली वालों का जेनोसाइड का प्लान था, मास मर्डर करना चाह रहे थे आप लोग, इन्होंने रोक दिया। 7 ppm 3 ppm पहुंच गया, कैसे पहुंच गया प्रदीप भंडारी? बताइए, बता रहे हैं ना सर, वो आपके बीच में नहीं बोले ना, अब आप भी मत बोलिए, बस हो गया, बस प्रदीप भंडारी बोलेंगे आप प्लीज। ऋतुराज जी बस, वो आपके बीच में नहीं बोले। ऋतुराज भाई कैसे पहुंच गया? ऋतुराज भाई मैं आपको कम से कम 5.5, मैं बता रहा हूँ 5.5 मिनट तक सुन रहा था। मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बौखलाए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि आप चुनाव हार रहे हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव हारी और चुनाव के बाद शायद से आपको आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी में स्विच करना हो सकता है। अरे देखो ऋतुराज जी, मैं अगर बोलना आपके बीच में चालू करूंगा तो आप बोल ही नहीं पाओगे, आप आराम से बोल रहे थे। एक एक करके प्रदीप भाई आप बोलिए, उसके बाद ऋतुराज जी जवाब दीजिएगा। जैसा संदीप दीक्षित भी जुड़ने वाले मुझे बताया जा रहा है 1 मिनट में। हाँ बोलिए आप जी। मुझे 1.5 मिनट का समय दे दीजिए, ऋतुराज जी ने 5 मिनट बोला। मैं ये कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन ने इन्होंने हम पे आरोप लगाया कि भाई मास जेनोसाइड करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो 10 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको 9 साल के 90% दिन याद ही नहीं आया। मतलब एक रात को उनको समझ में आया कि जेनोसाइड हो रहा है, और कौन सा जहर है इनको यही नहीं पता, कौन सी तारीख को निकाला गया उनको ये भी नहीं पता। ना हरियाणा की पुलिस इनके अंडर में, ना दिल्ली की पुलिस इनके अंडर में। कौन सी ऐसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसने अरविंद केजरीवाल को बता दिया चुनाव हारने के करीब में कि भाई जहर मिलाया जा रहा है? कैसी ओछी राजनीति है ये? आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ अपमान करते हुए आप 10 साल से उनको ये गंदा पानी पिला रहे हैं। आपके दिल्ली जल बोर्ड खुद कह रहा है कि आपके 90%, ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कि आपके 75% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे। दिल्ली जल बोर्ड ने परसों कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे जो बच्चों की सर की झूठी कसम खाई, अपनी जन्मभूमि हरियाणा को गाली बक रहे हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं ऋतुराज जी? चुनाव आएंगे जाएंगे, पर हरियाणा की जनता को दिल्ली की जनता से लड़ाना चाहते हैं। आप लोग शीश महल में रहने लग गए तो भूल गए पूर्वांचल के भाई बहन ये पानी पी रहे हैं। जवाब दीजिए कौन सा जहर है, किसने मिलाया? ये कैसी राजनीति है? राजक राजनीति है ये। तो पाकिस्तान भी नहीं बोलता जो आप बोलते हैं। सुनो। अच्छा संदीप दीक्षित जुड़ गए। एक मिनट, एक दो सवाल लूंगा। 1 मिनट संदीप दीक्षित आपने पिया यमुना का जहर वाला पानी? संदीप भाई 1 मिनट ऋतुराज जी 1 सवाल, 1 मिनट आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज रहिए। संदीप दीक्षित आपने पिया ये यमुना का जहर वाला पानी? तेज कर दिया। देखो सर, जो राजनीतिक संस्कृति में आम आदमी ने जहर फैलाया है वो तो हम लोग 10-11 साल से पी रहे हैं, उससे तो मरे नहीं। इनके ये झूठी अफवाहों से क्या मरेंगे हम लोग? नहीं तो फिर इन्हीं के साथ तो आप लोगों ने हाथ भी मिलाया था ना? नहीं वो ठीक है सर, वो देखिए वो हाथ वो हमने प्रचार किया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा के लिए। हमको तो उस समय भी पता था कि इसका चाल चरित्र क्या है,
लेकिन उस समय ठीक है ये हमारे साथ आना चाहते थे और एक चाहत थी कि एक पूरा जमावड़ा साथ खड़ा हो, लेकिन दिल्ली में तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि ये केवल इसका फरेबी मामला है, उनका भी रिएक्शन लूंगा मैं। हमको भी नहीं मालूम था कि ये इस हद तक गिर जाएगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री किसी दूसरी सरकार पर आप ही लोग संहार का आप मतलब प्रचार कर रहे थे इनके लिए। इससे ज्यादा खतरनाक और इससे ज्यादा मेरे हिसाब से डिसअफेक्शन पैदा करने वाली कोई बात आज तक नहीं कही गई है। अच्छा, राजीव कुमार ने कबाड़ा कर दिया। संदीप भाई एक मिनट ऋतुराज जी एक मिनट। राजीव कुमार ने कबाड़ा कर दिया कोट अनकोट अरविंद केजरीवाल। सही कह रहे हैं क्योंकि या गलत कह रहे हैं? क्योंकि आप भी इसी पर सवाल उठाते हैं, आपको तो भरोसा है ना इसी पर। सचिन सर का जल्दी से रिकॉर्ड करो क्योंकि राजीव कुमार ने जी हाँ राजीव कुमार जी ने जो दिक्कत की है इलेक्शन कमीशन में वो हम लोग सब बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल राजीव कुमार का नहीं है। ये सवाल ये बयान कोई राजीव कुमार ने इलेक्शन कमीशन ने किसी और ने नहीं दिया था। ये कि हरियाणा सरकार जहर मिला रही है ये बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया था और मैंने भी इसकी कंप्लेंट की थी। मैंने एलजी को भी किया है, पुलिस कमिश्नर को भी किया है, इलेक्शन कमीशन को भी किया है। जवाब देना ये आपने कहा कि कोई सरकार जहर मिला रही है तो इसकी जवाबदेही तो आपके पास होनी चाहिए ना। अगर जहर सही में हरियाणा सरकार मिला रही है तो सबूत दीजिए और हरियाणा सरकार के अधिकारियों को मुख्यमंत्री को जेल भेजिए। ये कोई छोटा क्राइम थोड़ी है। जेल तो राहुल गांधी नहीं गए अब तक, ये पूछ रहे अरविंद केजरीवाल। मैं तो बार बार जो उदाहरण देता हूं कि कुछ समय पहले एक आदमी ने दिल्ली स्कूल में एक बमों की अफवाह फैलाई थी। जब झूठा उसका सबूत हुआ कायम हुआ तो उसको जेल भेजा गया। तो क्रिमिनल लॉ दो लोगों के लिए अलग कैसे हो सकता है? अगर स्कूल में बम की गलत अफवाह फैलाने के लिए आदमी जेल जा सकता है तो जमुना में जहर की गलत अफवाह फैलाने के लिए केजरीवाल को भी जेल में होना चाहिए। नहीं, अरे सवाल तो बनता कि वो राहुल गांधी अब तक जेल क्यों नहीं गए हैं? नेशनल हेराल्ड का मामला ये वो, राहुल गांधी अब तक जेल क्यों नहीं गए? परिवार कैसे बाहर घूम रहा है ये पूछ रहे हैं केजरीवाल जी। तो जेल नहीं गए राहुल गांधी जी। अरे सर उनके ऊपर एक केस आया है नेशनल हेराल्ड का। उस केस में कोर्ट ने तय किया क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस आए, वो जेल भेजे गए। तो अरविंद केजरीवाल जवाबदेही देना कि वो क्यों जेल गए थे और क्यों जेल में बाहर है। किसी के ऊपर अगर कोई आदमी मुकदमा लगाता है, चाहे मनगढ़ंत हो चाहे झूठ हो चाहे कोई हो, उसको कोर्ट के पास जाना पड़ता है और कोर्ट तय करता है कि कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा। हम और आप थोड़ी तय करते सर। अरे क्या बात कर रहे हैं? जब अरविंद केजरीवाल जी से जब उनको गिरफ्तार किया गया तब जंतर मंतर तो आप ही लोग पहुंचे थे। तब राहुल गांधी कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में, तानाशाही, वो सब याद है, जनता भूली नहीं है। सर हम पहुंचे थे नहीं, हम पहुंचे थे जेल पहुंचने की बात पे नहीं। मैंने उस समय भी स्पष्ट किया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ, खासकर चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ, रात को 10:30-11 बजे आप उनको जेल करें, ये ठीक नहीं है। हर कानून का इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन एक डिग्निफाइड तरीके से। हम उसकी डिग्निटी, कानून के सही इस्तेमाल के खिलाफ थे। इन्होंने जब चिदम्बरम साहब को भी रखा, लंबा औरों को भी रखा, तब भी हम खिलाफ थे। हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि आप कानूनी कार्रवाई करिए, आप इन्वेस्टिगेशन करिए, आप उसको आगे चलाइए। तो फिर आप क्यों शराब घोटाले का मुद्दा उठा रहे हैं? क्योंकि उसके बाद तो गठबंधन भी किया ना। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, अरविंद केजरीवाल ने जो है कांग्रेस को वोट दिया। नई दिल्ली से राहुल गांधी जी ने किसको वोट दिया था वो तो सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी को। गठबंधन भी किया था ना। हमने तो बार बार कहा है वो गठबंधन लोकसभा का था। अलग अलग गठबंधनों के अलग अलग मतलब होते हैं। ये आज नहीं, ये हिंदुस्तान की राजनीति में कई साल चला है। कई बार हुआ है कि तमिलनाडु में अन्ना डीएमके कांग्रेस का गठबंधन हुआ, लोकसभा में नीचे टूट गया, हम डीएमके के साथ चले गए। कभी कभी गठबंधन हुए, नीतीश जी और बीजेपी एक साथ लड़े लोकसभा में, उसके बाद विधानसभा अलग अलग लड़े। तो गठबंधन होता है, गठबंधन टूटते हैं, परिस्थितियां नहीं बदलती है। अब तो समर्थन नहीं देंगे ना, अब नहीं देंगे ना समर्थन। कल को जरूरत पड़ गई आपकी आम आदमी पार्टी को। सर जरूरत पड़ेगी अगर होगा तो। सर ऐसा है, हम तो मान रहे हैं कि कांग्रेस अपने में सरकार बना रही है। अगर 1-2 सीट कम हुई तो आम आदमी पार्टी तय करे वो किसका समर्थन करेगी। मतलब आम आदमी पार्टी तय करे, मतलब अब वो देंगे तो आप ले लेंगे समर्थन। ये तो बहुत बड़ी खबर है, वो समर्थन देंगे तो आप ले लेंगे। अरे ये एक मिनट संदीप भाई जल्दी से। वो उसके ऊपर है, वो दे ना दे, हम तो सरकार बना ही रहे हैं। वो दे ना दे क्लियर करिए ना सर। जरूरत पड़ी आपको तो आम आदमी पार्टी समर्थन देती है तो आप ले लेंगे। शराब घोटाला, शीश महल, सब आप समर्थन ले लेंगे। एक आखिरी सवाल
सर अगर हमको पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो उनका समर्थन क्यों लेंगे हम, आप बताइए ना। और अगर वैसे बने का एक आध सीट कम होती है तब देखेंगे कौन समर्थन देता है कौन नहीं, क्या परिस्थिति बनती है। ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खुलकर बात रखने के लिए, तब देखेंगे। शुक्रिया संदीप दीक्षित जी। बताइए भाई, पहले तो ऋतुराज जी आप बता दीजिए कांग्रेस को। ठीक है, शुक्रिया संदीप भाई। हो गया अप्रूव अमन जी आपके शो पे। ठीक है ऋतुराज जी, पहले ऋतुराज एक मिनट, बहुत दिलचस्प हो गई है ये बहस, बहुत दिलचस्प हो गई है। ऋतुराज जी मैं कह रहा था आप अगर चुनाव हारोगे पार्टी चेंज कर सकते हो। ऋतुराज भाई की चेहरे पे मुस्कान देखिए, जैसे बोलने तो दीजिए उनको। बोला ऋतुराज जी इतने खुश कभी नहीं हुए। अरे बोलने तो दीजिए। ऋतुराज भाई की खुशी तो अरविंद केजरीवाल जी से मिलने से ज्यादा खुशी अभी दिख रही है। तो ऋतुराज जी कांग्रेस तैयार है साहब। सुनिए अमन जी, आप जेल भिजवा रहे हैं, वो अभी भी सिग्नल दे रहे हैं। देखिए मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं आपसे जी जी कि कांग्रेस पार्टी 2015 में भी चुनाव लड़ी थी, 2020 में भी लड़ी थी, 2025 में भी लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। और संदीप दीक्षित जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरा तो बस एक सवाल मैं पूछना चाहता था, आपने उनको हटा दिया स्क्रीन से। और मैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय चैनल है, सब लोग देख रहे हैं तो सबको पता लगना चाहिए कि संदीप दीक्षित जी हर बात पे इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते हैं, पुलिस में जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन संदीप दीक्षित जी जहां से चुनाव खुद लड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के, उसी सीट पर सरेआम परवेश वर्मा पैसा बांट रहे थे। आज जूता बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, थारी लोटा बांट रहे हैं, चद्दर बांट रहे हैं, सरेआम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। एक जवाब देता हूं, नहीं करी। एक बात सुनिए, सरेआम जो है तो शादरा के अंदर में वोट काटे जा रहे थे, किसी ने शिकायत नहीं करी। सरेआम नई दिल्ली सीट के ऊपर में ऐसे उद्घाटन कर दिया ना कि कांग्रेस को वोट देना मतलब आपको वोट देना, मिलकर सरकार बनाएंगे आप लोग। सुन तो लो अमन जी, अमन जी पूरी बात कहने दिया करो। देखो आपने संदीप दीक्षित की बात करी है ना, तो आप देखो कि सरकारी घरों पर फर्जी तरीके से 35-35, 40-40 लोगों के वोट जुड़वाए जा रहे थे। उस टाइम पर एक बार भी शिकायत करने के लिए नहीं गए, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा किस तरीके से मिल करके गेम खेल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे भाजपा संदीप दीक्षित कह रहे हैं आपका समर्थन ले लेंगे हम, ना तो कोई चेहरा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना कोई नैरेटिव है। ठीक है, ये लोग अब प्रदीप बोलेंगे, बौखला गए हैं, पेट में दर्द है को, चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए चलिए अब प्रदीप की बारी है। प्रदीप बताइए भाई, ये तो मिलकर बना लेंगे सरकार। अमन जी आपके शो पे बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव हो चुका है। आपके शो पे स्पष्ट हो चुका है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कल अपनी रैली में कि कांग्रेस और आपके कैंडिडेट्स में फ्रेंडली अलायंस से एक दूसरे पे वोट ट्रांसफर करने के लिए संदीप दीक्षित ने कह दिया है कि 2013 जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, पर दोनों बैठेंगे तो विपक्ष में ही। पर आज साबित हो गया है कि असली दोस्त तो कांग्रेस और आपदा वाले हैं, ये झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पैसे बांटने की बात आई तो अरविंद केजरीवाल तो चुनाव की हार देखते हुए, ये रही दैनिक जागरण की रिपोर्ट, 27 जनवरी 2025 को आम आदमी पार्टी आपदा के कैलेंडर में 500 रुपए आम आदमी पार्टी नई दिल्ली में चुनाव के लिए दे रही है लोग वोटर्स को। वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं आप, शराब बांट रहे हैं आप लोग, कैसी बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के भाई बहन आपका जवाब देंगे। ऋतुराज जी अभी भी समय है, जाइए अरविंद केजरीवाल जी के सामने, कहिए उनको आप ऋतुराज जी कि आपने 52 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीशवेल बनाया, हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को 10 साल तक ये पानी पहनाया, और आपके अंदर का पूर्वांचल अगर जागेगा तो आप अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बोलेंगे। आपको चॉइस करनी कि 8 मई किस पर आपदा पता लग जाएगा। एक बड़ी खबर बता रहा हूं, एक कांग्रेस के सांसद को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर है साहब, कांग्रेस के सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बहुत बड़ी खबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से गिरफ्तार। मतलब कहते हैं ना साहब कि असली खबर वही होती है जिसे दबाने की कोशिश की जाए। ऐसी खबर है रेप के आरोप में। ये खबर आपको कोई कहीं मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ऐसी खबरों की सेकुलर सुपारी ले ली जाती है। रेप के आरोप में कांग्रेस के माननीय सांसद की गिरफ्तारी की, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज क्या हुआ, यूपी पुलिस ने एक सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से गिरफ्तार कर लिया। नाम है इनका राकेश राठौर, सीतापुर से सांसद है, पार्टी कांग्रेस है, आरोप महिला से रेप का है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक महिला से रेप के आरोप में कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार किया गया। वो भी उस वक्त जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस उन्हें उठा कर ले गई।
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने मुझे निचली अदालत में पेश होने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। मैं इस संबंध में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मुझे अदालत में न्याय मिलेगा। मामला अदालत में विचाराधीन है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पर अभी बोलना सही नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के सांसद को पूरा एक बार मामला समझ लीजिए। एक महिला ने सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि सांसद राकेश राठौर ने शादी का झांसा और राजनीतिक करियर बनाने का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक शोषण वो करता रहा। पीड़ित महिला का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने 2020 में उसे बंधक बनाकर रेप किया। इसके बाद वो ब्लैकमेल करता रहा, यौन शोषण वो करते रहे। इस मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जिला अदालत ने राकेश राठौर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। वारंट के खिलाफ राकेश राठौर ने हाईकोर्ट से स्टे मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और आज उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि साहब, इस गिरफ्तारी पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा इस मामले में क्या इस महिला के लिए, ये भी तो देश की बेटी हैं, इनके लिए हक की आवाज उठाएंगी, न्याय की मांग करेंगी? लड़कियों लड़ सकती हूं। राहुल गांधी भी चुप हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था ना कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस के एमपी को अरेस्ट किया गया है। इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी चुप हैं, जो कह चुके हैं कि महिलाओं को हक, सम्मान और न्याय दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। कहीं कोई बात नहीं हो रही है इस खबर की। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। महाकुंभ में हादसे को लेकर अब होगी जांच और आएगा भगदड़ का पूरा सच सामने। बात इसी की। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह है कि जितने भी लोग हैं, जितने विरोधी हैं, सब पूरा महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। ताकि आजम खान साहब के नेतृत्व में जो कुंभ हुआ था उससे अच्छा इंतजाम नहीं किया लोगों ने। अफसोस है मुझे। अगर सभी पुल खुले होते ये दुर्घटना हो ही नहीं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एकदम से ये भगदड़ मची और ये घटना घटी, इसको तो जरूर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अक्सर उन जगहों पे होती है जहां व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो। जो भी लोग दोषी होंगे इस घटना के लिए उन पर कार्रवाई भी होगी। आपकी व्यवस्था इतनी ढीली है कैसे? समझता हूं कि ये पूरी सरकार फेल। आपने संगम पर जहां लोग स्नान करते हैं वहां लोगों को सोने क्यों दिया, रुकने क्यों दिया? देखिए, कल महाकुंभ में हुए हादसे और 30 श्रद्धालुओं की मौत के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। महाकुंभ में कल हादसे के बाद करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और आज भी करीब 2 करोड़ लोग महाकुंभ में अमृत स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी में से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 29 करोड़ लोग अमृत स्नान कर चुके हैं। यह आंकड़ा भी बताता है साहब कि महाकुंभ में भगदड़ का डर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को हरा नहीं पाया। जो हुआ दुखद हुआ। महाकुंभ में हादसे के बाद भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। 29 करोड़। और अब प्रशासन के लिए अगली चुनौती 3 फरवरी को, ध्यान से सुनिएगा, 3 फरवरी को होने वाला अंतिम अमृत स्नान है। बसंत पंचमी के मौके पर इस होने वाला यह स्नान नागा साधुओं के लिए अंतिम स्नान है। माना जा रहा है कि इस दिन भी करीब 5 करोड़ लोग संगम में डुबकी के लिए आ सकते हैं। अब तक 29 करोड़ श्रद्धालुओं का यह उत्साह और ये आंकड़े बताते हैं कि महाकुंभ के इंतजामों में लोगों का भरोसा डिगा नहीं है। दूसरी ओर योगी सरकार भी भगदड़ के बाद और सख्त हो गई है। बड़े फैसले ले लिए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या फैसले। भगदड़ के बाद पूरे कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। नो व्हीकल जोन।
और एक और जानकारी जो इस वक्त मुझे मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा रद्द हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। पीएम को जो 5 फरवरी को प्रयागराज जाना था, क्योंकि महाकुंभ के लिए जारी सभी वीआईपी वीवीआईपी पास जो है वो भी रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां से वीवीआईपी मूवमेंट से संभवतः लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। प्रधानमंत्री को 5 फरवरी को जो प्रयागराज जाना था, उनका दौरा, जो मुझे जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं, संभवतः रद्द हो सकता है। रद्द हो सकता है उनका दौरा, जो प्रयागराज उनको जाना था। भीड़ नियंत्रण के लिए वन वे रूट शुरू किए गए, वो सारी चीजें, वीवीआईपी पास जो है वो खत्म कर दिए गए। नए प्रतिबंध के शहर में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 4 फरवरी तक बाहरी वाहन बैन हो गए हैं। कुंभ क्षेत्र में सभी जो है पांटून पुल खोल दिए गए हैं। कुंभ क्षेत्र में स्नान वाली जगहों पर लोगों के रुकने पर बैन लगा दिया गया है। ये सारी अपडेट्स हैं। मेरे साथ इस यतेंद्र जुड़ गए हैं। बहुत बड़ी खबर यतेंद्र, आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि पीएम का 5 फरवरी का प्रयागराज दौरा रद्द हो सकता है। बिल्कुल, सूत्रों का दावा यही है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में कुंभ जाकर स्नान कर सकते थे, लेकिन अब सूत्र दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर भीड़ बढ़ रही है और लगातार करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर जाकर स्नान कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, और क्योंकि उनके मूवमेंट के बाद कई सारे रास्ते बंद हो सकते हैं, तो ऐसे में ये सूत्रों का दावा है कि वो अपना दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। वो 5 फरवरी को नहीं जाएंगे। जी, शुक्रिया यतेंद्र इस बड़ी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। पहना कौन आ रहा है, वो सच्ची में वो विद्यार्थी है क्या? फिर कॉपी के भी बहुत असंख्य विषय बढ़ सकते हैं। तो नीतीश राणे जी को क्या है, अपनी नज़र और नज़रिए का दोनों का इलाज करवाना चाहिए। वो एक घटिया लोग, उनके दिमाग बहुत कम है। बहुत ही चीप 3rd क्लास स्टेटमेंट है। देखिए साहब, बहस बहुत पुरानी है। मतलब क्लासरूम और परीक्षा केंद्र में बुर्का धार्मिक हक है या हट है? हक है या हट है? इस सवाल पर अब देश में दोबारा महाभारत छिड़ने की आशंका है, क्योंकि क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में एग्जामिनेशन सेंटर्स में, परीक्षा केंद्र पर बुर्का बैन की मांग हुई है। ये मांग करने वाला महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नीतीश राणे। उन्होंने मांग कर दी, कैबिनेट मिनिस्टर सरकार उनकी। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भूसे को चिट्ठी लिखकर कहा, साहब की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बुर्का बैन होना चाहिए। ड्रेस कोड है साहब, ड्रेस कोड होना चाहिए, बुर्का नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर्स में। नीतीश राणे ने इस चिट्ठी में कहा कि परीक्षा केंद्रों में किसी को भी बुर्का पहनकर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चीटिंग की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब बुर्के की आड़ में नकल की आशंका है। बुर्के की आड़ में नकल के लिए डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए परीक्षा केंद्र में सभी धर्म के छात्रों के लिए एक समान नियम होने चाहिए, जो हिंदू मुसलमान सभी पर एक तरह से लागू। एक ड्रेस कोड होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर्स में। बहस बहुत पुरानी, वो कर्नाटक बेंगलुरु वाला याद होगा आपको, शेरनी वाला एपिसोड। नीतीश राणे ने भी कहा कि जिसे बुर्का या हिजाब पहनना है वो घरों में पहने, कोई बुर्का बैन थोड़ी ना हो रहा है महाराष्ट्र में। एग्जामिनेशन सेंटर्स में नहीं होना चाहिए। किसी को भी धर्म के आधार पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष छूट नहीं दी जा सकती। जब कोई छात्र बनकर आएगा तो उसे अन्य सभी छात्रों की तरह ही परीक्षा में शामिल होना होगा। नीतीश राणे की इसी चिट्ठी ने महाराष्ट्र में बवाल खड़ा कर दिया, राजनीतिक बवंडर। समाजवादी पार्टी ने परीक्षा केंद्रों पर बुर्का बैन की मांग का विरोध करते हुए कहा कि साहब, इस्लाम में बुर्का बेहद जरूरी है, इसका मुंह बंद कराना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी ने बोला है नीतीश राणे के लिए। वो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लासरूम में बुर्का पहनने पर बैन नहीं लगाया, तो नीतीश राणे इस तरह की मांग कैसे उठा रहे हैं? सुनिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नज़र के सामने आए हैं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज वी डोंट थिंक दैट वी शुड कैरी ऑन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट बिकॉज नीतीश राणे के बोलने से धर्म नहीं छोड़ सकते हम लोग।
अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का हुक्म है कि जब लड़कियां घर से बाहर निकले तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें। ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। और आदमी घर से निकले तो नजर नीची करके चले, इधर उधर देखे नहीं किसी को।